नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य क्लासेज देवली के यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज लेके मैं आया हूँ जो मॉडल पेपर है आरबीएसई बोर्ड का 2024-25 का बायोलॉजी सब्जेक्ट का, उसको अपन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको क्वेश्चन पेपर तो मिल गया, लेकिन उनके आंसर किस तरीके से देना है और उनमें क्या लिखना है या उनका पैटर्न कैसे है, तो इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं आज अपन। तो सबसे पहले अपन सोल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से हैं और उनके ऑप्शन है, उनके और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं या वो कौन से क्वेश्चनों का आंसर है। तो इसके अलावा जैसे कि हाफ ईयरली का पेपर हो गया है, तो हाफ ईयरली का पेपर का सॉल्यूशन भी करवाया जाएगा आपको। जो प्री बोर्ड के एग्जाम होंगे इनका पेपर का सॉल्यूशन करवाया जाएगा और उनकी तरफ से जो मॉडल पेपर होंगे उनका सॉल्यूशन भी करवाया जाएगा। और इनका जो सॉल्यूशन है वो आपको चाहिए तो आप लक्ष्य क्लासेज का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करें और वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, या लक्ष्य क्लासेज देवली का जो व्हाट्सएप नंबर है या व्हाट्सएप चैनल है उसके ऊपर भी आप ज्वाइन करके और ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो विद आंसर। तो चलते हैं अपन सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। जैसे कि आप देख रहे होंगे जो पहला क्वेश्चन है वो है पराग कणों का भंडारण किया जाता है। पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कि पराग कणों का भंडारण किया जाता है। तो इसमें बताना चाहूंगा मैं, पोलन ग्रेन आर स्टोर्ड इन, यानी कि पोलन ग्रेन को स्टोर करने के लिए क्या काम में लिया जाता है? द्रव नाइट्रोजन या द्रव हाइड्रोजन या द्रव हीलियम या जल वाटर। तो एक मेथड है निम्न ताप परिरक्षण, मेथड है निम्न ताप परिरक्षण। इसको इंग्लिश में कह रहे हैं क्राई प्रिजर्वेशन। इसके अंतर्गत पोलन ग्रेन का जो स्टोर किया जाता है वो किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन के साथ में। निम्न ताप क्यों करें इसको? क्योंकि इसके अंतर्गत जो टेम्परेचर रखते हैं वो रखा जाता है 196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा जाता है। तो इससे कि पराग कण लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं या संरक्षित रहते हैं। इसके अलावा जो सीमन होता है इसका स्टोर भी इसी मेथड के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो जर्म प्लाज्म है, जो जनन द्रव्य होता है, इसका स्टोर भी इसी मेथड के द्वारा किया जाता है। तो दो पॉइंट ध्यान रखने हैं, चाहे पोलन ग्रेन का पूछे, चाहे जर्म प्लाज्म का पूछे, चाहे सीमन का पूछे। एक पॉइंट तो है टेम्परेचर पूछा जाता है तो -196 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा किसके साथ किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन के साथ में। दूसरा क्वेश्चन है 8 से 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण को क्या कहते हैं? पहला क्वेश्चन है अपने पहले चैप्टर से, दूसरा क्वेश्चन है दूसरे चैप्टर मानव जनन से। तो 8 से 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण को क्या कहते हैं? कि ऐसा एम्ब्रियो जिसके अंतर्गत 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए अपने को चलना पड़ेगा कि जैसे कि ये गर्भाशय होता है, इस गर्भाशय में फैलोपियन ट्यूब होती है। निषेचन होने के बाद में, यानी कि इसमें समसूत्री विभाजन चलता है, निषेचन होने के पश्चात क्या बन जाता है? युग्मनज। और ये गर्भाशय की तरफ वृद्धि करता है, लगभग 7 दिनों में पहुंच जाता है ये कहाँ पे? गर्भाशय की दीवार के पास में। और इम्प्लांटेशन यानी अंतरोपण की प्रक्रिया करता है। तो जो संरचनाएं बनेगी उनको तो क्या कहेंगे? ब्लास्टोमियर्स कहेंगे।
और जिसके अंतर्गत 8 से 16 वाली संरचना है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मोरूला या तूतक। हिंदी में क्या कह रहे हैं इसको? मोरूला या तूतक। तो आपको विशेष फोकस रखना है कि यहाँ हिंदी में भी मोरूला लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी मोरूला लिखा हुआ है, जबकि वास्तविक हिंदी शब्द तो कौन सा है? वो है तूतक। तो जब भी साइंस पढ़ रहे हो तो इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी का विशेष ध्यान रखना है। चाहे कंपटीशन हो, चाहे कोई से भी एग्जाम हो, तो इंग्लिश के वर्ड ही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? मोरूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, पुरुष प्रजनन तंत्र की सहायक ग्रंथियां हैं। पुरुष प्रजनन तंत्र की सहायक ग्रंथियां हैं। तो जो मेल सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें असेसरी ग्लैंड कौन कौन सी है? तो जब भी जनन तंत्र पढ़ते हैं तो 2 हिस्सों में इसको डिवाइड करके पढ़ा जाता है। एक तो होता है प्राथमिक अंग। यदि प्राथमिक अंग की बात करें तो मेल के अंतर्गत तो होता है कौन सा? वर्षण। और फीमेल के अंतर्गत होता है अंडाशय। जहां युग्मकों का निर्माण होता है तो ऐसे अंगों को तो कहा जाता है प्राथमिक अंग। नर के अंतर्गत 3 ग्रंथियां पाई जाती है। किसमें? नर के अंतर्गत 3 ग्रंथियां पाई जाती है, सहायक ग्रंथियां जिसको कहते हैं। उनके नाम है शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। तो ऑप्शनों में क्या दे रखा है? शुक्राशय भी है, प्रोस्टेट ग्रंथि भी है, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि भी है। तो इसका मतलब है कि इसका सही आंसर होने वाला है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, यह भी चैप्टर नंबर 2 है, मानव जनन, उससे क्वेश्चन लिया गया है। अब है चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन, चिकित्सीय सहगर्भता यानी जनन स्वास्थ्य वाला जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन है, चिकित्सीय सहगर्भता समापन को भारत सरकार से कानूनी स्वीकृति कब दी गई? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि एमटीपी। तो एमटीपी को लीगलाइज कब किया गया इंडिया के अंतर्गत? तो इसको किया गया, ऑप्शन है 1972, 1980 और 2 ऑप्शन और है इसके अंतर्गत। 1972, 1980, इसके अलावा 1971 और एक ऑप्शन है 1975। तो इसको जो कानूनी लीगलाइज किया गया है वो किया गया कब? 1971 के अंतर्गत। तो इसका आंसर कौन सा होने वाला है? 1971। तो सही आंसर है 1971। सहलगनता शब्द का प्रतिपादन किसने किया है? तो यहां लिंकेज क्या होता है यह भी ध्यान रखना अपने को। दो जीनों की एक साथ वंशानुगत होने की प्रवृत्ति वो क्या कहलाती है? लिंकेज सहलगनता कहलाती है। यानी कि जीन सेपरेट हो जाती है, लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, एक गुणसूत्र के ऊपर जो जीनें उपस्थित होती है वो आपस में लिंक्ड रहती है, जुड़ी हुई रहती है,
सेपरेट नहीं हो पाती है, इस कारण वो अगली जनरेशन में भी एक साथ ही चली जाती है। तो ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है सहलगनता यानी लिंकेज कहा जाता है। तो सहलगनता की जो खोज की गई है वो किसके द्वारा की गई है? वो है T.H. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। और जो ये टर्म है ये भी किसने दी है? T.H. मॉर्गन ने। तो आंसर है इसका सी, T.H. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। देखो दो ऑप्शन है, सटन और बोवेरी। सटन और बोवेरी ने क्या किया है? तो इन्होंने कार्य किया है गुणसूत्रीय सिद्धांत, वंशागति का जो गुणसूत्रीय सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो वो दिया था सटन और बोवेरी ने। चौथा ऑप्शन है जी मेंडल यानी ग्रेगर जोहन मेंडल। तो मेंडल ने क्या कार्य किया था? मेंडल ने कार्य किया है आनुवांशिकी या कह दो वंशानुगति के जो नियम दिए हैं वो किसने बनाए हैं? वो है ग्रेगर मेंडल ने। और इन्होंने कितने नियम दिए? तो इन्होंने दिए टोटल 3 नियम। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है थैलेसीमिया। क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5। अगला क्वेश्चन है थैलेसीमिया जो दो संदिग्ध लग्न जीन HbA एवं HB2A द्वारा नियंत्रित होता है तो गुणसूत्र संख्या पर पाया जाता है। थैलेसीमिया के जो 2 जीन हैं, देखो थैलेसीमिया 2 प्रकार का होता है, एल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। तो एक के जीन तो रहते हैं 11 क्रोमोसोम पे और एक के रहते हैं 16 क्रोमोसोम पे। तो बुक के अनुसार जो HbA और HB2A के जो जीन हैं वो कौन से पे मिलते हैं? क्रोमोसोम 16 के ऊपर। Y गुणसूत्र में जीन की संख्या होती है, ये है चैप्टर नंबर 5 से। Y गुणसूत्र में जीन की संख्या और कहाँ मिलेगा? ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाला जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर अपने 4 में, उसके अंतर्गत मिलेगा ये। तो इसमें गुणसूत्र जीनों की संख्या कितनी है? तो इसमें जीनों की संख्या है 231। जीनों की संख्या कितनी है? 231। नेक्स्ट क्वेश्चन है mRNA का पूर्ववर्ती जो कि RNA पॉलीमरेज सेकेंड के द्वारा संश्लेषित या अनुलेखित होता है। तो यहां ध्यान रखना है mRNA का पूर्ववर्ती कौन होता है? hnRNA। hnRNA। अब hnRNA कैसे बनता है? जब भी DNA से RNA का निर्माण होता है तब सबसे पहले क्या होता है? DNA से बनता है hnRNA। hnRNA का पूरा नाम क्या है? तो हेटेरोजीनस न्यूक्लियर RNA।
इस आरएनए में दो भाग होते हैं, एक होता है इंट्रॉन और एक भाग होता है एक्सॉन। एक्सॉन ऐसा भाग होता है जो प्रोटीन के लिए कोड रखता है। इंट्रॉन वो भाग होता है जो नॉन कोडेड होता है, यानी कि इसके पास में प्रोटीन बनाने की कोई सूचना निहित नहीं होती है, जबकि एक्सॉन भाग में क्या होती है, प्रोटीन बनाने के कोड मिलेंगे। तो इसमें एक प्रोसेस करनी पड़ती है, वो प्रोसेस होती है आरएनए प्रोसेसिंग। आरएनए प्रोसेसिंग या आरएनए स्प्लाइसिंग। आरएनए प्रोसेसिंग या आरएनए स्प्लाइसिंग, जिसमें क्या किया जाता है, जो नॉन कोडेड भाग है यानी कि जो इंट्रॉन भाग है, इसको रिमूव कर दिया जाता है और एक्सॉन भाग को जोड़ दिया जाता है आपस में डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से। तो जो आरएनए मिलेगा वो कौन सा होगा, एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए होगा, जिसके ऊपर कंटिन्यूअस कोड रहेंगे, जिससे कि अपने को एक कंटिन्यूअस पेप्टाइड चेन का या प्रोटीन का निर्माण मिलेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है होमो हेबिलिस की दिमागी क्षमता कितनी थी। ये जो चैप्टर अपना एवोल्यूशन है, विकास है, उससे क्वेश्चन लिया गया है। तो इसके ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन क्या था अपना, होमो हेबिलिस की दिमागी क्षमता कितनी होती है। तो यहाँ इस चैप्टर में अपने को 3 जो स्टेज है उनकी दिमागी कैपेसिटी ध्यान रखनी है। इसका आंसर तो होने वाला है कौन सा, 650 से 800 सीसी। ये तो है होमो हेबिलिस। होमो हेबिलिस। इसके बाद में आता है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, इसी की दिमागी जो क्षमता है वो होती है 900 सीसी। इसके बाद में आता है निएंडरथल। निएंडरथल मानव, जिसकी कैपेसिटी होती है 1400 सीसी। तो 3 ध्यान रखनी है, 650 से 800 सीसी तो है किसकी, होमो हेबिलिस की। इससे थोड़ी सी अधिक है होमो इरेक्टस की और इससे ज्यादा है निएंडरथल मानव की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलर्जी से संबंधित एंटीबॉडी है। एलर्जी रिलेटेड एंटीबॉडी यानी एलर्जी से रिलेटेड एंटीबॉडी कौन सी है, तो अपने को 2 एंटीबॉडी ध्यान रखनी है। एक तो है IgE, ये तो है एलर्जी की, ये तो किससे रिलेटेड है, एलर्जी से। और एक और ध्यान रखनी है IgA, ये मिलती है किसमें, कोलेस्ट्रॉम में। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम का मीनिंग है कीस। और ये भी ध्यान रखना है ये एक निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण भी है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा, पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, जब रेडीमेड यानी बनी बनाई एंटीबॉडी किसी के शरीर में प्रवेश कराते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, निष्क्रिय प्रतिरक्षा।
तो यानी कि जब प्रसव प्रक्रिया होती है, जो प्रथम दूध मिलता है जो कहलाता है कोलेस्ट्रम कीस कहलाता है, और इसमें प्रचुरता मिलती है किसकी, IgA की। तो ये भी बच्चे को माँ से मिलता है, यानी रेडीमेड मिलता है, इस कारण ये पैसिव इम्यूनिटी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग का रोग कारक है। मलेरिया रोग किससे होता है, तो साल्मोनेला टाइफी प्लाज्मोडियम। तो मलेरिया सबसे ज़्यादा अपने को नॉर्मली पढ़ने को भी मिलता है कि मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। और इसका जो वाहक है, ये विशेष ध्यान रखना है, इसका जो वाहक है वो कौन है, मादा एनाफ्लीज मच्छर। मादा एनाफ्लीज मच्छर ये इसका वाहक होता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए को निश्चित स्थलों से काटने वाला एंजाइम कौन सा है। तो अपने को यहाँ 4-5 एंजाइमों के नाम ध्यान रखने हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। पहला तो है प्रतिबंधन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम, इसका क्या है, तो ये है डीएनए स्थलों को काटना। ये तो काम है किसका, प्रतिबंधन एंजाइम का। दूसरा है डीएनए पॉलीमरेज। तीसरा है डीएनए लाइगेज। लाइगेज का कार्य है डीएनए खंडों को जोड़ना, डीएनए खंडों को जोड़ना। डीएनए पॉलीमरेज का कार्य क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की प्रतियां बनाना। तो कोई से भी एंजाइम का नाम पूछ सकता है। काइटिनेज एंजाइम क्या करता है, कवकों की जो सेल वाल होती है, कवकों की सेल वाल को डिजोल्व करने का कार्य करते हैं। सेलुलोज जो एंजाइम है ये क्या करते हैं, पादपों की जो सेल वाल है उसको डिजोल्व करते हैं। लाइसोजाइम जो जीवाणुओं की सेल वाल है उनको डिजोल्व करने का कार्य करते हैं। और प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या काम कर रहा है, डीएनए के खंडों को काटने का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिलस तुरिंजिएसिस द्वारा निर्मित प्रोटीन कीटों को मारने में सक्षम हैं। तो पहले तो ये ध्यान रखना है कौन सी प्रोटीन उत्पन्न करता है ये, तो ये है क्राई प्रोटीन। इसी से जीन निकाल के और कपास में स्थानांतरित करवाई गई है, जिससे कपास कैसा हो गया, बीटी कॉटन। इसी को ध्यान रखना है, किलर कॉटन भी कहा जाता है इसी को ही। तो ये करता है लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा, कोलियोप्टेरा और उपर्युक्त सभी, यानी कि तीनों प्रकार के जो कीट है इनको मारने का काम करता है। लीवर फ्लूक अपना जीवन चक्र पूरा करता है। तो लीवर फ्लूक अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए दो मध्यस्थ यानी मीडिएटर की आवश्यकता रहती इसमें। तो वो कौन कौन से हैं, एक तो है घोंघा और एक है मछली। लीवर फ्लूक अपना जीवन चक्र पूरा किसके माध्यम से कर रहा है, तो दो मध्यस्थ परपोषी होने चाहिए इसके लिए। तो वो दो मध्यस्थ परपोषी कौन से हैं, एक तो है घोंघा और एक है मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है।
किसी खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो सर्वाधिक संख्या, देखो खाद्य श्रृंखला किस किस से मिलकर बनी हुई है? खाद्य श्रृंखला में एक तो होते हैं उत्पादक और एक होते हैं उपभोक्ता और एक होते हैं अपघटक। दो क्वेश्चन है इसमें, एक तो खाद्य श्रृंखला का और एक है जैव विविधता चैप्टर से। देखो खाद्य श्रृंखला में कि जो घटक है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं जैविक घटक और एक होते हैं अजैविक घटक। तो जैविक घटकों में एक तो होते हैं उत्पादक, दूसरा होता है उपभोक्ता और तीसरा होता है अपघटक। जब भी खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं तो उसमें अपघटक इन्वॉल्व नहीं माने जाते हैं। उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तृतीयक में से कुछ होते हैं शीर्ष उपभोक्ता, टॉप कंज्यूमर। तो इनमें तीनों में सबसे ज्यादा संख्या मिलती है अपघटक की। अपघटक क्या होते हैं? ऐसे जीव जो मृत या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों का विखंडन या विघटन करते हैं, उन्हें कहा जाता है अपघटक, यानी अपघटन करने वाले यानी विघटन करने वाले जीव। तो इसमें मुख्य रूप से आते हैं सूक्ष्म जीव, जिनमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीवाणु। तो सर्वाधिक संख्या किनकी मिलती है? अपघटक डीकंपोजर की। लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, वो है कि वर्ल्ड में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट यानी कि कितने जैव विविधता तप्त स्थल माने गए हैं? तो इनकी संख्या है कितनी? वो है 34। इन 34 में से 3 कहां पर मिलते हैं? वो मिलते हैं भारत के अंदर। विश्व में संख्या पूछे तो कितनी है? 34। भारत में संख्या पूछे तो कितनी है? 3 संख्या है तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट की। तो तप्त स्थल यानी कि हॉट स्पॉट क्या होते हैं? तो जैव विविधता में कुछ ऐसे स्थल होते हैं जहां पर डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा मानी जाती है, तो उन जगह को क्या कहा जाता है? तप्त स्थल या हॉट स्पॉट कहा जाता है। इसके बाद में है अपने पास में फिल इन द ब्लैंक्स, जो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आते हैं वो कौन कौन से हैं? जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है वो इन्हीं क्वेश्चनों में होता है। ये तभी आपके सही हो पाएंगे जब कंप्लीट रूप से आप चैप्टर को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, तभी आप इन फिल इन ब्लैंक्स जो क्वेश्चन है इनको सही कर सकते हो। तो यहाँ पहला है वो है एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो एक से अधिक होते हैं तब उसको क्या लिखते हैं अपन? जब एक से अधिक हो कोई चीज तो उसके लिए अपन वर्ड काम में क्या लेते हैं?
तो उसके लिए काम में लेते हैं अपन बहु। और क्या बात कर रहा है, बूर्ण, तो यानी बहुबूर्णता। यदि इंग्लिश में बात करें तो एक से अधिक को क्या लिखते हैं, पॉली, और भ्रूणता को क्या लिख रहे हैं, एम्ब्रियोनी। तो इसका आंसर क्या है, बहुभ्रूणता, पॉली एम्ब्रियोनी। भ्रूण और गर्भाशय के बीच जो संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना है, तो भ्रूण और गर्भाशय के बीच में जो संपर्क बनाने वाली संरचना है उसको क्या कह रहे हैं, अफरा कह रहे हैं, प्लेसेंटा कहते हैं उसको, अफरा प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफॉइड ज्वर की, जो टाइफॉइड बुखार होता है इसकी जांच करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है कि ये टाइफाइड है या नहीं है। तो इसके लिए किया जाता है विडाल परीक्षण। विडाल परीक्षण, विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफॉइड जो बुखार है उसका कंफर्मेशन करने के लिए। टेस्ट का नाम है विडाल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु संक्रमित कोशिकाएं कौन सा प्रोटीन स्रावित करती है। तो ये प्रोटीन स्रावित करती है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगजनक जो कीटों एवं संधि पदार्थों पर हमला करते हैं, ऐसा कौन सा पैथोजन है जो अटैक करता है इंसेक्ट पर और आर्थ्रोपोडा के जीवों पर। तो वह है बेक्यूलो वायरस। बेक्यूलो वायरस। बेक्यूलो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए खंडों को कौन सी तकनीक से अलग किया जाता है। तो डीएनए खंडों को अलग करने की टेक्निक है वो है जेल विद्युत संचलन। जेल इलेक्ट्रोफोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव प्रोटीन का उपयोग, वह कौन सी मानव प्रोटीन है जिसका उपयोग एम्फीसीमा के निदान यानी डायग्नोसिस में किया जाता है। तो वह है एल्फा एंटी ट्रिप्सिन। एल्फा एंटी ट्रिप्सिन जो मानव प्रोटीन है उसका उपयोग किया जाता है एम्फीसीमा रोग के निदान के लिए। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो है कि जो मक्का छेदक कीट है इसका नियंत्रित करने के लिए कौन सी जीन को डाला गया है। तो क्वेश्चन क्या ध्यान रखना अपने को, बीटी जो जीवाणु है उससे मक्का में तो डाला गया है कौन सा, क्राई 1AB, और जो कपास है इसके अंतर्गत डाला गया है क्राई 2AB और क्राई 1AC।
परजीवी पौधा है जो सामान्यतः बाढ़ पादपों पर वृद्धि करता है। तो 4 परजीवी पौधों का उदाहरण बता रहा हूं मैं यहां पर। उनका फॉर्मूला है क्लोज, फॉर्मूला ध्यान रखना है क्लोज। पहला है कस्कूटा, जिसको अपन अमरबेल भी कहते हैं। दूसरा लॉरेंथस, तीसरा ओरोबेंकी और चौथा है स्ट्राइगा। अमरबेल कहाँ मिलता है? रिजका में खरपतवार के रूप में भी देखने को मिलता है। लॉरेंथस आम में परजीवी के रूप में मिलता है। ओरोबेंकी सरसों में देखने को मिल जाता है। और स्ट्राइगा ज्वार बाजरा के अंदर देखने को मिल जाता है। ये खरपतवारों के उदाहरण भी है। जो एग्रीकल्चर पढ़ते हैं वो खरपतवारों के रूप में पढ़ेंगे इनको, और यहां अपन किस रूप में पढ़ रहे हैं? परजीवी के रूप में। ये भी ध्यान रखना है, ये तो है पूर्ण तना परजीवी। लॉरेंथस है आंशिक तना परजीवी। सरसों है पूर्ण जड़ परजीवी और स्ट्राइगा है आंशिक जड़ परजीवी। नेक्स्ट है कवक एवं उच्च कोटि पादपों की जड़ों के बीच का जो सह संबंध है वो क्या कहलाता है? तो ये प्रसिद्ध क्वेश्चन है, वो है माइकोराइजा। माइकोराइजा। माइकोराइजा तो कवक और पादपों के बीच का जो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है माइकोराइजा। और ये माइकोराइजा को फास्फोरस जैव उर्वरक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। पौधा क्या करता है? कवक को फास्फोरस देता है और पौधा कवक को क्या देता है? न्यूट्रिशन यानी कि पोषण देता है कवक को। तो ये है माइकोराइजा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अति लघुत्रात्मक जो कि एक नंबर के क्वेश्चन है, जो कि डेफिनेशनों के रूप में सबसे ज्यादा आते हैं। तो इनको देखते हैं। इनमें से पहला कीस कोलेस्ट्रोम किसे कहते हैं? कीस कोलेस्ट्रोम किसे कहते हैं? तो यहाँ सभी की डेफिनेशन दे रखी है, जैसे कि कीस कोलेस्ट्रम किसे कहते हैं? तो आंसर है, और अपने को आंसर किस तरीके से लिखना है? तो दुग्ध श्रवण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसको प्रथम स्तन्य या कीस या कोलेस्ट्रोम कहते हैं, जिसमें कई प्रकार की प्रतिरक्षी एंटीबॉडी पाई जाती है, जिसका मैंने एग्जाम्पल बताया था IgA। परीक्षार्थ संकरण किसे कहते हैं? यानी कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है? तो यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात ध्यान रखनी है अपने को कि कोई भी, जैसे कि अपन पेरेंट्स लेते हैं, जैसे कैपिटल T और स्मॉल t, ये तो है लंबा और ये है बोना। इनके क्रॉस से जो F1 संतति बनती है वो बनती है कैपिटल T स्मॉल t, और ये भी है लंबा। ये है होमोजाइगस कंडीशन में और ये है हेटेरोजाइगस कंडीशन में। यदि F1 संतति का क्रॉस अपने पेरेंट्स के साथ में करवाते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं? F1 का क्रॉस मैं पेरेंट्स के साथ में करवाता हूं, तो ये तो क्या है? ये तो होता है बेक क्रॉस।
यदि F1 का क्रॉस मैं करवाता हूं प्रभावी जनक के साथ में, प्रभावी जनक के साथ में, तो इसको कहूंगा आउट क्रॉस। यदि F1 का क्रॉस में करवाता हूं अप्रभावी जनक के साथ में, तो इसको कहेंगे टेस्ट क्रॉस। तो यहां कंफ्यूजन होने का कोई चांस नहीं रखना है। यदि पेरेंट्स का डिक्लेरेशन नहीं हो रखा है तब तो अपने को बताना है बैक क्रॉस। यदि वो पर्टिकुलर पेरेंट्स कह देता है कि पेरेंट्स कौन सा है, डोमिनेंट है या रेसेसिव, यदि डोमिनेंट है तो वो हो जाएगा आउट क्रॉस, और यदि रेसेसिव है तो वो हो जाएगा टेस्ट क्रॉस। जबकि यहाँ तो क्या कर रहा है, केवल डेफिनेशन पूछ रहा है। तो F1 या जितनी भी आगे की जो संततियां हैं उनका अप्रभावी जनक के साथ में संकरण करवा रहे हैं तो उसको करें परीक्षार्थ टेस्ट क्रॉस। अगला क्वेश्चन है आनुवांशिकता का मूल सिद्धांत क्या है। तो आनुवांशिकता का जो मूल सिद्धांत यानी जिसको कह रहे हैं अपन सेंट्रल डोगमा, ये बताया किसने, क्रिक ने। और क्या होता है, तो आनुवांशिक सूचनाओं का जो बहाव होता है वो डीएनए से आरएनए की तरफ होता है और आरएनए से प्रोटीन की तरफ होता है। इनमें क्या क्या ध्यान रखना अपने को, एक तो ध्यान रखना है डीएनए से डीएनए बनता है तो इसको क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं इसको। तो डीएनए से आरएनए बनता है तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए से प्रोटीन बनता है तो इसको कहते हैं ट्रांसलेशन, इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। और यही कंबाइंड रूप से क्या होता है, सेंट्रल डोगमा या मूल सिद्धांत होता है जिसका विचार दिया था क्रिक ने। समजातता से क्या समझते हो, तो ऐसे अंग जिनका उत्पत्ति और जो मूल संरचना है वो समान होती है लेकिन उनके कार्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। और ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, समजातता कहते हैं। यदि इसका उल्टा किया जाए, यानी कि जिनके कार्य तो क्या हो, भिन्न भिन्न हो, लेकिन उनका उत्पत्ति और मूल क्या हो, उत्पत्ति और मूल संरचना तो कैसी हो, असमान, लेकिन कार्य कैसे होते हैं, सेम हो, तब तो वो क्या हो जाएगा, तुल्य रूपता हो जाएगी वो। यानी कि इसका उल्टा कर दिया जाए वो क्या हो जाती है, तुल्य रूपता। तो समजातता क्या है, जिनकी उत्पत्ति क्या हो, समान हो, लेकिन कार्य क्या हो, अलग अलग हो, तो उनको कह रहे हैं समजातता। जैसे कि उदाहरण दिया है, मनुष्य के जो हाथ, घोड़े की जो अगली टांगें होती हैं, जो चमगादड़ के पंख होते हैं, जो व्हेल मछली होती है उसके फ्लिपर होते हैं, इन सभी की उत्पत्ति कैसी है, समान होती है, लेकिन इनके कार्य क्या है, भिन्न भिन्न होते हैं। उत्पत्ति में समान कैसे हैं, तो इनकी जो संरचना देखते हैं तो ये ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स और अंगुष्ठियां यानी फिंगरलेट्स के द्वारा ये बने हुए होते हैं। इस कारण यानी कि ये उत्पत्ति में तो कैसे समान है लेकिन इनके कार्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कवक के द्वारा स्टेटेनिन का व्यापारिक स्तर पे उत्पादन हुआ है। किस कवक का उपयोग स्टेटिन उत्पादन के लिए किया जाता है, तो उस कवक का नाम है मोनास्कस परफ्यूरियस, जो कि एक हिस्ट खमीर है। इसी का उपयोग किया जाता है स्टेटिन उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन गैसों के द्वारा बायोगैस का निर्माण होता है, तो बायोगैस किस किससे मिलकर बनी हुई है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन।
इनमें से सर्वाधिक मिलती है कौन सी? मीथेन। 60% तो अकेला कौन सा होता है? मीथेन होता है। बायोपायरेसी क्या होती है? तो जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं या दूसरे ऐसे संगठन हैं जो क्या करते हैं, किसी भी राष्ट्र में जाके उस राष्ट्र से या उससे वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनकी बिना व्यवस्था के या बिना नुकसान की पूर्ति के ही वहाँ क्या करने लग जाते हैं, अपने उत्पाद को बेचने लग जाते हैं या अपने उत्पाद का बिक्री स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? बायोपायरेसी। इसको ऐसे समझिए जैसे कि कोई रहने वाला है कहाँ का? अमेरिका का। इसने कोई उत्पाद बनाया और वो कहाँ लेके आ गया? इंडिया में। जैसे कोई हाइब्रिड बनाया और कहाँ ले आया? ये इंडिया में। अब इस व्यक्ति ने यानी कि जो अमेरिका का रहने वाला है या जो भी कंपनी जिसने ये हाइब्रिड बनाया है वो भारत में आने के बाद में क्या कर रहा है? भारत की परमिशन नहीं ले रहा है। और भारत में रहने वाले जो व्यक्ति हैं यदि वो इस हाइब्रिड का उपयोग करते हैं और उनको कोई नुकसान लॉस हो जाता है तो उसकी पूर्ति भी नहीं कर रहा है और सीधा क्या कर रहा है? इस हाइब्रिड की सेलिंग कर रहा है इंडिया में, यानी कि व्यापार स्टार्ट कर दिया। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? बायोपायरेसी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन क्षतिपूरक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना, यही क्या कहलाता है? बायोपायरेसी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहभोजिता की परिभाषा देते हुए कोई एक उदाहरण दीजिए। सहभोजिता क्या होती है? तो ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को तो लाभ होता है और दूसरी को न हानि और न लाभ होता है। तो एक जाति को तो क्या हो गया? लाभ। दूसरी जाति को न तो हानि हो रही है और न ही लाभ हो रहा, तो यानी कि जीरो। तो प्लस जीरो का जो कॉम्बिनेशन है वो कहलाता है सहभोजिता या कॉमनसालिज्म। जिसका जाना पहचाना उदाहरण है कि जो आम की शाखा पर अधिपादप के रूप में उगता है, कौन उगता है? आर्किड। तो जो आम की ये शाखाएं होती है, इन शाखाओं के ऊपर आर्किड के पौधे भी उग जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन को करें सहभोजिता। और ऐसे जो व्हेल मछली है उसकी पीठ के ऊपर कौन पाया जाता है? बार्नेकल परजीवी पाया जाता है। तो इनमें आम को और व्हेल को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन आर्किड और जो बार्नेकल है इनको पोषण सामग्री कहाँ से मिल रही है? आर्किड को मिल रही है आम से और बार्नेकल को मिल रही है व्हेल मछली से। तो यानी कि यहाँ आम और व्हेल को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, जबकि इन दोनों को क्या हो रहा है? यानी कि लाभ हो रहा है। इसके बाद में क्वेश्चन है, स्वस्थानीय संरक्षण किसे कहते हैं? तो जब भी ऐसी जातियां जो कि संकट में हैं यानी जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, तो उन जातियों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? स्वस्थानी। और यदि इनको प्राकृतिक आवास से निकाल के बाहर के आवास में संरक्षित करते हैं तो वो हो जाता है बहिस्थानीय संरक्षण। इसके बाद में क्वेश्चन है, जो सेक्शन बी है वो है मानव अंड जनन का आरेखीय निरूपण कीजिए। तो यहाँ अपने को क्या ध्यान रखना है? जैसे कि आरेख पूछ रहा है तो अपने को ये डायग्राम बनाना है। केवल क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आरेखीय निरूपण कीजिए। तो अपने को इसका एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, केवल अपने को आरेखीय निरूपण करना है। तो ये तो दे रखा अपने किसमें? बुक के अंतर्गत। और इसको थोड़ा सा सिंपल किया है तो ये है दूसरा डायग्राम। दोनों डायग्राम एक ही है जो कि दर्शा रहे किसको? अंड जनन को। इसके बाद में उलवेदन एक घातक लिंग निर्धारण प्रक्रिया है।
जो हमारे देश में निषेधित भी है और ये आवश्यक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर कैसे लिखना अपने को ये ध्यान रखना है। तो आंसर दिया है हाँ, इसे लिंग निर्धारण के लिए पूरी तरह निश्चित होना चाहिए। तो इनका कारण भी देना है, क्यों? क्योंकि इसके द्वारा बालिका भ्रूण हत्या की संभावनाएं क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो उल्वेदन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि लिंग की जांच करने में भी सबसे ज़्यादा उपयोग ली जाती है और इसका दुरुपयोग ये है कि जब लिंग का पता लग जाता है तो यदि वो लड़की प्राप्त होती है तो उसकी यानी भ्रूण अवस्था में क्या करवा दी जाती है, हत्या करवा दी जाती है, यानी कि गर्भपात करवा दिया जाता है। इस कारण भारत सरकार ने इसके ऊपर रोक लगा रखी है। इसके कारण देश व समाज का लिंगानुपात बिगड़ता है। जब बालिकाओं की मृत्यु होने लगेगी तो जो सेक्स रेशियो है वो बदलने लगेगा। इस कारण इसके ऊपर क्या रहना चाहिए, प्रतिबंध लगा हुआ रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अनुकूली विकिरण को उदाहरण सहित समझाइए। तो सबसे पहले तो अपने को अनुकूली विकिरण क्या होता है इसकी डेफिनेशन लिखनी है और फिर अपने को उदाहरण बताना है। तो सबसे पॉपुलर उदाहरण है डार्विन फिंच। तो डेफिनेशन तो क्या कह रही है, किसी एक भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का ऐसा प्रक्रम जो एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भूगोलिक क्षेत्रों में प्रसारित होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई एक भौगोलिक क्षेत्र है, यहाँ से कोई एक जीव रह रहा है, इनसे क्या हो रहा है, अलग अलग प्रकार के जीव उत्पन्न होके और अलग अलग एरिया में फैल रहे हैं। तो इसी को क्या करें, अनुकूली विकिरण। तो डार्विन ने जब गैलापागोस द्वीप पर भ्रमण किया था तब इसने यहाँ पर एक फिंच देखी थी, यानी चिड़िया देखी थी जिसको कहा गया था डार्विन फिंच। तो ये एक ऐसी चिड़िया थी जो कि पूरे इस द्वीप पे फैली हुई थी, लेकिन इनकी जो भोजन की जो डिमांड थी उसके अनुसार इनकी चोंच में क्या होता गया, बदलाव होता गया। तो शाकाहारी से कैसी बदलती गई, कीटभक्षी हो गई। इस कारण क्या हो गई, अलग अलग प्रकार की चिड़ियाएं उसको देखने को मिली, जिनकी मूल प्रजाति सभी की क्या थी, एक ही थी। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है वो भी इसी का उदाहरण है, किसका, अनुकूली विकिरण का। वो उदाहरण भी दे सकते हो यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस संयंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो अपने एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें ये डायग्राम दे रखा है। यहाँ से क्या करना है, गोबर डाला जाता है और यहाँ जब सड़न स्टार्ट हो जाती है तो गैसें इस बॉक्स में इकट्ठी हो जाती है, जिसको अपन बाहर निकाल के और रसोई के रूप में उपयोग में ले सकते हैं। और जो बचा हुआ मलबा रहता है उसको क्या कहा जाता है, स्लज कहा जाता है और इसको खाद के रूप में उपयोग लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए में कोई 3 अंतर लिखिए। तो जब भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन आता है, अंतर लिखने वाला क्वेश्चन आता है, तो अपने को टेबल फॉर्म में ही लिखना ज्यादा बेहतर रहता है। तो जैसे डीएनए में भी 4 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, तो 4 कौन से, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। जबकि आरएनए में क्या होता है, थायमिन की जगह क्या मिलेगा, यूरेसिल। ये चेंजेज है। डीएनए में कौन सी शर्करा मिलती है, डीऑक्सीराइबोज, जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा, और दोनों ही है पेंटोज शर्करा। रासायनिक संगठन की दृष्टि से डीएनए कम सक्रिय होता है, जबकि आरएनए अधिक सक्रिय होता है। संरचनात्मक दृष्टि से देखें तो डीएनए अधिक स्थायी होता है, जबकि आरएनए कम स्थायी होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए किस पे डिपेंड करता है, आरएनए पे। क्या तरीका बताया था, डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए, और आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। देखिए प्रोटीन संश्लेषण के लिए सीधे क्या करते हैं, कूट लेखन करते हैं। यह आनुवांशिक सूचनाओं का संचय हेतु उपयोग लिया जाता है, जबकि यह स्थानांतरण के लिए उपयोग लिया जाता है।
डीएनए में जो भी सूचना होगी वो एमआरएनए लेके और क्या करवाएगा, राइबोसोम की मदद से प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाता है। तो यानी कि स्थानांतरण में उपयोग आता है, जबकि ये स्टोर करने का काम करता है सूचना को। यह मंद गति से परिवर्तित होता है, इसमें म्यूटेशन स्लो रेट से होता है, और जबकि इसमें फास्ट रेट से होता है। तो ये आंसर लिखने का तरीका है। आनुवांशिक रूपांतरित फसलों के उत्पादन के कोई 3 लाभ लिखिए। तो 3 लाभ कौन कौन से हैं, अपने बुक में भी मेंशन किए हुए हैं। जैसे आनुवांशिक रूपांतरित फसलें अजैव प्रतिबलों यानी कि एबायोटिक स्ट्रेस, जैसे ठंडा हो गया, सूखा हो गया, लवण हो गया, ताप हो गया, इनके प्रति अधिक टॉलरेंट होती है, यानी इनको सहन करने की क्षमता ज्यादा होती है जीएम क्रॉप में। दूसरा, जीएम जो क्रॉप होती है ये रासायनिक पीड़कनाशियों पर कम निर्भर रहती है, यानी कि पीड़क प्रतिरोधी फसलें होती है, यानी पेस्टिसाइड के ऊपर ये कम डिपेंडेंट है। यही क्या कर देती है, यानी कि इनके जो शत्रु होते हैं उनको मार देती है। जैसे अपने इसमें उदाहरण है बीटी कॉटन, ये बीटी मक्का जो क्या कर देती है, ये तो मुकुल कर्मी का नियंत्रण कर देती है, और जो मक्का है वो छेदक जो कीट होता है इसको नियंत्रित कर देती है। तो पेस्टिसाइड की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। यह फसलें कटाई पश्चात होने वाले नुकसानों को कम करने में भी सहायक होती है, जैसे कि फ्लेवर सेवर टमाटर इसका उदाहरण है। यानी कि टमाटर में जो झिल्ली होती है वो जल्दी नष्ट हो जाती है, तो इसमें भी जीन ट्रांसफर करके और इसकी जो झिल्ली है उसको नष्ट होने से बचा लिया जाता है, जिस कारण ये लंबे समय तक संग्रहित रख सकते हैं इसको। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस से भी बचाने का काम कर रही है। इन पौधों द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि होती है, यानी कि ये मृदा उर्वरता को खत्म होने से बचाती है। इन फसलों में खाद्य पदार्थों की जो दर है, जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है, और इसका पॉपुलर उदाहरण है विटामिन ए समृद्ध धान, यानी वो कौन सा है, गोल्डन राइस, सुनहरा चावल। तो ये इसके लाभ है। और इसके बाद में जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है वो है लैंगिक कपट क्या है, और उदाहरण सहित समझाइए। लैंगिक कपट क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। देखो, जो अपने चैप्टर नंबर 11 है उसमें पढ़ने को मिलेगा कि लैंगिक कपट क्या है। तो वहाँ एक अपना टॉपिक है जिसमें लिखा हुआ है जो भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन जो आर्किड पुष्प है उसमें एक मक्षिका जो जाति है वो परागण करने के लिए लैंगिक कपट का सहारा लेती है। अब क्या है, यानी जो ये आर्किड पुष्प है इसकी जो पंखुड़ी है इसकी साइज, रंग और छिनों में कैसी होती है, मादा मक्षिका से मिलती जुलती है ये, जिसके कारण जो नर मक्षिका है वो इस पुष्प की पंखुड़ी को मादा समझ के और इसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, और पुष्प के साथ में क्या करना लगता है, कूट मैथुन करने लगता है, स्यूडो कपुलेट करने लगता है। क्योंकि वास्तविक मादा नहीं है, इस कारण इसको क्या कहा गया है, कूट मैथुन कहा गया है। तो इस प्रक्रम में क्या होता है, यानी इस दौरान क्या होता है, पुष्प से पराग कण झड़कर और इस नर मक्षिका के ऊपर गिर जाते हैं, और जब यही नर मक्षिका दूसरे पुष्प से कूट मैथुन करती है तो इस के शरीर पे जो पराग कण लगे हुए हैं वो उस पुष्प की
जो वर्तिकाग्र है उस पे गिरा देती है, जिस कारण वो पुष्प क्या हो जाता है, परागित हो जाता है। तो ये पूरी घटना ही क्या है, लैंगिक कपट है। कपट का मतलब है छल, यानी कि यहाँ मादा समझ के उसके साथ में मैथुन क्रिया करने लग जाता है नर, जिसके कारण इस पुष्प को क्या हो जाता है, फायदा यानी कि परागण की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह है स्थानीय जीवों का नाम। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब थोड़े से ये लेंथी क्वेश्चन है, तो ये सभी का आंसर भी लिखा हुआ है। तो ये था अपना मॉडल पेपर, और इसमें लिखने का क्या तरीका है कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज में अपने को आंसर किस तरीके से देना है। तो ये आप पूरा वीडियो देखिए, और जिस भी स्टूडेंट्स को इस नोट्स की रिक्वायरमेंट है या ऐसे ही और मॉडल पेपरों का सॉल्यूशन चाहिए उनको, तो आपको लक्ष्य क्लासेज का जो यूट्यूब चैनल है, सबसे पहले तो इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और इसका जो व्हाट्सअप चैनल है उसको ज्वाइन करिए, टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन करिए। आपको यहाँ एग्जाम से पहले सभी सब्जेक्टों में ऐसे मॉडल पेपर तैयार करवाए जाएंगे और ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। और इसके साथ ही आपको जो जेट का एग्ज़ाम होता है, बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम होता है, सीयूटी का एग्ज़ाम होता है, उनके भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के बैच अवेलेबल रहते हैं। तो आप लक्ष्य क्लासेज के साथ जुड़िए और इस क्लास को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो उनके भी कन्फ्यूजन है तो उनका भी कन्फ्यूजन दूर हो सके, और आपको कंप्लीट रूप से जो बोर्ड की लैंग्वेज है उसमें आपको आंसर जो देना है वो आपको समझ आ सके, तो आप अच्छे नंबर ला सके और अपना जो 12th का रिजल्ट है उसको बढ़िया बेहतर कर सकते हैं। और आपको आगे के एग्जामों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।